अगले दिन बुफान चू तियान के घर आता है। बुफान को एक बॉक्स दिखाकर चू तियान कहता है, यह देखो मिस्टर बुफान। वह बॉक्स खोलता है, उसमें चमकते हुए जेड होते हैं। चू तियान कहता है, यह वह जेड है जिसे आपने मुझे खोजने के लिए कहा था। बुफान वह जेड देखकर कहता है, बुरा नहीं है, और सोचता है जल्दी ही मेरी चाओजी जू लिन अरे जल्द ही बनाई जाएगी। चू तियान कहता है, लेकिन श्रीमान बुफान, यह जेड बहुत मूल्यवान है, यहाँ तक कि मुझे इसे खोजने में भी कठिनाई हुई है, आप समझ सकते हैं। उसमें से एक जेड उठाते हुए बुफान कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सामान मुफ्त में नहीं लूंगा, और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उस जेड में डाल के कहता है, सक्शन। वह पावर रूम में फैलती है। बॉडीगार्ड जिन कहता है, आह, इतना चमकदार, रोशनी बहुत तेज है। बुफान वह जेड चू तियान को देते हुए कहता है, इस जेड की प्रभावकारिता खतरे से बचा सकती है और पहनने वाले को सुरक्षित रख सकती है, आप इसे नीलामी के लिए ला सकते हैं। चू तियान कहता है, अच्छा है, धन्यवाद मिस्टर बुफान। बुफान वह बॉक्स उठाकर वहां से निकलता है, कहता है, मैं अभ्यास के लिए जाऊंगा, अगर अब कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। चू तियान बुफान को रोकते हुए कहता है, एक मिनट रुको मिस्टर बुफान। बुफान कहता है, हूँ। चू तियान कहते हैं, एक बात और है, लाओ बा वापस आकर कहेंगे कि वह तुमसे बदला लेना चाहता है। बॉडीगार्ड जिन कहता है, यह आदमी एक बार लॉन्गहू मार्शल आर्ट कॉलेज का एक महान छात्र था, यह अफवाह थी कि उसके पास सुनहरी घंटी की तकनीक थी जो बुलेट के आवरणों का सामना करने के लिए काफी मजबूत थी, तो इसे कम मत समझना। बुफान दरवाजे से जाते हुए कहता है, हालांकि अगर उसने बदला लेने के लिए मुझसे मिलने आने की हिम्मत की तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। कुछ समय बाद बुफान लिलाव घर में जा रहा होता है। अंदर आते ही सोचता है, चू तियान ने कहा था आज जेड का लीलाव होने वाला है। बुफान को देखकर एक आदमी कहता है, वह कौन है? दूसरा कहता है, ऐसे कपड़ों में। पहले वाला फिर कहता है, वह यहाँ कैसे आया? बुफान सोचता है, चू तियान ने कहा कि उन्होंने सीट नंबर 3 मुझे खोजने दो। वहां एक लड़की बुफान को देखकर कहती है, जो बुफान तुम यहाँ कैसे हैं? बुफान कहता है, हूँ। वह लड़की उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड और उसके साथ वांग था। बुफान सोचता है, मैं फिर से इन दो कष्टप्रद टहनियों से क्यों मिलता हूँ? वह लड़की कहती है, जो बुफान, क्या आप जानते हैं कि यह जगह क्या है? आप पैसे नहीं कमा सकते हैं और आप जीवन भर कुछ भी नहीं बेच सकते हैं। वांग कहता है, शायद वह बच्चा काम की तलाश में आया होगा, मैं यहाँ के मैनेजर को जानता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे उसका परिचय कराऊं ताकि आपको टॉयलेट साफ करने की नौकरी मिल सके? बुफान कहता है, जाओ, यदि नहीं तो मुझे तुम्हें यहाँ मारने में कोई आपत्ति नहीं है। वह लड़की कहती है, जो बुफान, इतना घमंडी मत बनो, यहाँ सुरक्षा गार्ड है। वांग कहता है, भूल जाओ, इस बच्चे की तरह बेवकूफ मत बनो। बुफान वहां से जाते हुए कहता है, तुम आज भाग्यशाली हो। वांग आगे कुछ बोल नहीं पाता, सोचता है, जो बुफान, मैं तुम्हें कुछ दिनों का समय दूंगा, मैंने तैयारी कर ली है। बुफान लीलाव जहां होना है वहां आता है। वहां कोई कहता है, मैंने सुना है कि आज की नीलामी में एक जेड चांद है, क्या यह ताबीज हो सकता है जो कि गिमेन जादू है? कोई और कहता है, जादू? शायद यह नकली है। बुफान सोचता है, सीट नंबर 3 कहाँ है? बुफान के पीछे से चू तियान और उसका बॉडीगार्ड जिन आते हैं। चू तियान आवाज देते हुए कहते हैं, हाय मास्टर बुफान। प्रणाम करते हुए आगे कहते हैं, नीलामी जल्द ही शुरू होगी, आइए हम अपनी सीट देखें। बुफान कहता है, ठीक है। चू तियान कहता है, इस तरफ मिस्टर बुफान। नीलामी की आवाजें आती है। 3 मिलियन, कोई कहता है 3.2 मिलियन, कोई कहता है 3.5 मिलियन। स्टेज पर खड़ी लड़की हाथ में हटोरा पटकते हुए कहती है, बेचा गया, खरीदे गए एंटीक फूलदान की जोड़ी पाने के लिए बधाई। बुफान सोचता है, क्या इसी को कॉन्ग्लोमरेट्स कहते हैं? मेरी नजर में बहुत बुरा है कि वे मौजूद नहीं है। चू तियान बुफान से कहते हैं, मिस्टर बुफान, आपके द्वारा बनाए गए जेड चांद की जल्द ही नीलामी की जाएगी। स्टेज पर खड़ी लड़की कहती है, अंत में एक ऐतिहासिक अंतिम नीलामी के लिए एक जादुई वस्तु है। वह एक बॉक्स खोलती है, उसमें से बहुत सारा प्रकाश आ रहा होता है। बॉक्स खुलते ही पता चलता है, उसमें 3 जेड होते हैं।
वहाँ बैठे लोग आश्चर्य से खड़े हो जाते हैं। एक कहता है, अच्छा सामान हूँ। दूसरा कहता है, यह इसलिए है। तीसरा कहता है, यह सिर्फ गहने नहीं है। स्टेज पर खड़ी लड़की कहती है, नीलामी घर ने विशेष रूप से परीक्षण किया है कि यह आइटम बुलेट, वाहन विरोधी दुर्घटना और अन्य घातक चोटों का सामना कर सकता है। नीलामी 10 मिलियन से शुरू। नीलामी घर में से एक कहता है, क्या गोली रोक सकती है? महान। दूसरा कहता है, यह जीवन बचाने के लिए एक कलाकृति है। तीसरा कहता है, अच्छी चीज, मैं इसे खरीदना सुनिश्चित करता हूँ। वांग कहता है, जल्दी से मेरे पिता को बुलाओ, मुझे वास्तव में यह आइटम चाहिए, चाहे कोई भी कीमत हो। लड़की कहती है, ठीक है। नीलामी शुरू हो जाती है। 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 5 करोड़। यह देखकर चू तियान और उसका बॉडीगार्ड अचंभित होते हैं। चू तियान कहता है, ओह माय, मुझे नहीं पता था कि इसे ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। जब हम साल के अंत तक पहुंचेंगे तो हम लगभग 100 मिलियन युआन प्राप्त कर सकते हैं। बॉडीगार्ड जिन कहता है, बॉस, मैं एक साधारण व्यक्ति बनने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूँ। बुफान सोचता है एक साधक का सरल मंत्र सामान्य लोगों की दृष्टि में एक असाधारण चमत्कार जैसा है। वांग ने एक खरीदा था, वह ताबीज देखकर कहता है, मुझे केवल 60 मिलियन चाहिए। अंत में एक प्राप्त किया। लड़की कहती है, यह वास्तव में बहुत अच्छी बात है। वांग कहता है, दुर्भाग्य से यह आइटम केवल मेरे परिवार के लिए है, मेरा नहीं। बुफान वह देखकर सोचता है, एक पत्थर सचमुच इतने ऊंचे दाम में बिक गया। वांग बुफान से कहता है, जो बुफान, क्या आप जानते हैं कि मेरी प्रेमिका के जेड पेंडेंट की कीमत क्या है? 60 मिलियन के लिए यह आपको नष्ट कर सकता है। वांग वह ताबीज दिखाकर कहता है, यह जेड बुलेट को ब्लॉक कर सकता है। जल्दी करें और अभी देखें, इससे पहले कि आपको भविष्य में ऐसा दोबारा मौका न मिले। बुफान परेशान होकर सोचता है, ये दो बेवकूफ मेरे सामने बनाए हुए वस्तु दिखा रहा है। वहां चू तियान आते हुए कहते हैं, मिस्टर बुफान, यह आपकी जेड नीलामी का पैसा है। नीलामी घर पार्टी निशुल्क हैंडलिंग शुल्क, इसलिए कुल 60 मिलियन है, कृपया इसे स्वीकार करें। यह सुनकर वांग और लड़की चौंक जाते हैं, कहते हैं, क्या? लड़की कहती है, यह जेड उसका है। बुफान कहता है, कोई जरूरत नहीं है, यह पैसा सिर्फ आपके लिए जेड खोजने के मुआवजे के रूप में है। चू तियान कहता है, शुक्रिया मास्टर बुफान। वांग की प्रेमिका कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता, आपके पास इतना कीमती जेड पेंडेंट कैसे हो सकता है? वांग कहता है, सच, आपने हमसे झूठ बोला होगा, कृपया यह। बॉस चू तियान अपने बॉडीगार्ड को आवाज देता है, जिन हो। जिन कहता है, हाँ बॉस, और लड़ाई के लिए तैयार होता है, आगे आता है। बुफान उसको रोककर कहता है, कोई जरूरत नहीं है। बुफान आगे जाते हुए कहता है, मैं आज आपको बताऊंगा। वांग डर कर कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? बुफान उनके सामने आता है और अपने खीसे से एक जेड निकालता है। जेड में से बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। वह जेड उन दोनों को दिखाता है। वह लड़की कहती है, क्या यह बिल्कुल वही जेड है जो नीलामी में है? वांग कहता है, जो बुफान, इस जेड पेंडेंट को पाने के लिए आपने कितना खर्च किया? मैं इसे खरीदूंगा। बुफान वह जेड मुट्ठी में बंद करते हुए कहता है, हम इस जेड को क्या खरीदे? और उस जेड को मुट्ठी में दबाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह देखकर वांग और उसकी प्रेमिका दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वांग कह जाता है, यह क्या? लड़की पूछती है, उसने इसे नष्ट कर दिया? बुफान कहता है, आप जिसे महत्व देते हैं वह मेरी दृष्टि में अर्थहीन है, और वहां से निकलता है। चू तियान जिनको कहते हैं, जो बुफान वास्तव में एक विश्व प्रसिद्ध होने का हकदार है, जेड जो 10 मिलियन के लायक है, बस नष्ट हो गया। जिन कहता है, क्या मैं समान स्तर पर हो सकता हूँ? बुफान मन में रोते हुए सोचता है, मुझे बुरा लग रहा है, इतना कीमती जेड मुझे चकनाचूर करना पड़ा। वांग अपनी प्रेमिका को कहता है, जो बुफान, तुमने मुझे इस तरह शर्मिंदा करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें बाद में खत्म कर दूंगा। कुछ दिन बाद बुफान रास्ते में चलते चलते सोचता है, टॉम टॉम ने कल मुझे अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया,
यह बेहतर होगा कि मैं उसके लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में एक और जेड पेंडेंट बनाऊं। और सोचता है कैसे टॉम टॉम ने उसे पार्टी में बुलाया था, हंसते हुए दोनों हाथ से दिल का आकार बनाकर कहा था, भाई बुफान, मेरे जन्मदिन पर आना है। बुफान खुद से ही कहता है, हुआ। उसके पीछे से काले रंग की कार आ रही होती है। वह बुफान के पीछे आकर रुकती है। उसमें से कुछ आदमी बाहर आते हैं। उसमें वांग भी होता है। वह कहता है, जो बुफान, अब अपना इतिहास समाप्त करें। आज तुम्हारे मृत्यु का दिन है। बुफान के दोनों हाथ अपने दोनों जेब में होते हैं। उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे लगातार भड़काते हो और बार बार मेरा सामना करते हो। क्या तुम अब वास्तव में अधीर हो? वांग हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, इस बार मैंने विशेष रूप से अपने भाई को तुम्हारा अंत करने के लिए यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया है। वह ब्लैक बेल्ट 9 स्टेप पर है। इस बार तुम मर जाओगे। बुफान कहता है, तुम्हारा भाई? ब्लैक बेल्ट 9वें स्टेप? तुम किसे लाए हो? वांग कार का दरवाजा खोलते हुए आदर से कहता है, भाई, कृपया जो बुफान को खत्म करने में मेरी मदद करें। और मन में कहता है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, चलो उसको खुश करें। वह आदमी वही होता है जो बुफान के हाथों से मार खाया हुआ ताइक्वांडो छात्र होता है। वह छात्र बुफान के तरफ देखे बिना कहता है, चिंता मत करो, मैं उसे एक हमले से ही मार डालूंगा। बुफान कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? वह छात्र बुफान को देखता है और चौंक करा डर के मन में सोचता है, मैं समाप्त हो गया। यह स्वर्गीय मास्टर? वह बहुत बहुत डरा हुआ होता है। वांग कहता है, कमीने, अपने घुटनों पर बैठो और अब दया की भीख मांगो। शायद मैं तुम पर दया करूं। वह छात्र एक मुक्का वांग को दे मारता है। वांग जमीन पर जाकर धड़कता है। वह छात्र कहता है, इतना कठोर मत बनो। वांग की हालत खराब हुए होती है। उसके 2-4 दांत टूटे हुए होते हैं। गाल पर हाथ रखकर आश्चर्य से कहता है, भाई, भाई, क्या तुमने कहा था कि तुम जो बुफान को आसानी से हरा सकते हो? लेकिन तुमने मुझे क्यों मारा? छात्र कहता है, लानत है तुम पर, मैं कब से इस तरह की बकवास कर रहा हूँ। और सोचता है, जो बुफान को यह मत बताना कि मैं उसे हराने आया था। और आगे कहता है, भाई, यह बुफान वुडाओ मास्टर है, मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ? वांग अचंभित होकर कह जाता है, क्या? आगे कहता है, जो बुफान एक वुडाओ मास्टर है? असंभव। बुफान कहता है, हम मेरे सामने इस तरह की हरकतें करने का कोई मतलब नहीं है। अपना ओरा निकलकर आगे कहता है, तुम लॉन्गहू क्षेत्र से क्यों नहीं गए? छात्र डरकर अपने घुटनों पर बैठकर कहता है, सर, मैं गलत था। बुफान के पैर पकड़कर आगे कहता है, कृपया मुझे माफ करें। बुफान उस छात्र को छाती में लात मारता है। छात्र दर्द से करहता है। उसके मुंह से खून आता है। उसकी छाती की 3-4 हड्डियां टूट जाती है। वह हवा में उड़कर सब आदमियों को टकराते हुए दूर जाकर कार से टकराता है। वांग के सब आदमी इधर उधर बेहोश होकर पड़े होते हैं। वह छात्र खांसते हुए सोचता है, मुझे लॉन्गहू एरिया में नहीं आना चाहिए था। दर्द से आ कह के जमीन पर लेट जाता है। वांग अचंभित चौक आश्चर्यचकित होकर दोनों हाथ सर पर लगाकर कहता है, बिग ब्रदर को जो बुफान ने सीने पे मारा है। बुफान वांग की तरफ आते हुए कहता है, वांग जाइपिंग, मैंने तुमको पहले ही आगाह किया था, लेकिन तुमने फिर भी नहीं सुना। क्या तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें नहीं मार सकता? वांग डर से कांपते हुए कहता है, जो बुफान, तुम क्या चाहते हो? मेरा परिवार आसानी से उत्तेजित नहीं होता। बुफान कहता है, वह महान व्यक्ति कौन है? वांग कहता है, मेरे चौथे अंकल बहुत अमीर है, जिनलिन में नंबर 4 का है। मेरे दूसरे अंकल जनरल है। मेरे चाचा के पास वालाया डोंगचेन की पैदल सेना का नियंत्रण है। अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें एक भयानक मौत का अनुभव कराऊंगा। बुफान थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या ऐसा है? अपनी एक लात उठाकर कहता है, मुझे यह आजमाना है। वांग घबराकर चिल्लाता है, नहीं। बुफान उसको वह लात मारता है। वांग जमीन पर दर्द से लेट जाता है। दर्द से करा रहा होता है। कहता है, मेरे पैर, मेरे हाथ। बुफान उससे दूर जाते हुए कहता है, अपने क्लासमेट की भलाई के लिए मैं तुम्हारे अंग तोड़ दिए हैं। तुम अपंग होकर अपना जीवन व्यतीत करो। वांग लेटे लेटे चिल्लाता है, जो बुफान,
वांग परिवार तुमको कभी जाने नहीं देगा। बुफान अपना ओरा निकालकर कहता है, अगर वांग परिवार ने मुझे उकसाने की हिम्मत की तो वे जिनलिंग से दूर हो जाएंगे। अगले दिन बुफान टैक्सी से उतरता है और सोचता है, मुझे नहीं पता कि जन्मदिन पार्टी शुरू हुई है या नहीं। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। वह घर के अंदर चला जाता है। उसको देखकर टॉम टॉम खुश होकर कहती है, भाई बुफान, और दौड़कर उसकी तरफ आती है। वहां आमने सामने खड़े होते हैं। बुफान कहता है, मुझे माफ करना, मैं बल्कि सड़क पर फंस गया था। आपका जन्मदिन मुबारक हो। और उसके सर पर हाथ रखता है। टॉम टॉम बुफान की कोहनी पकड़कर कहती है, चलो भैया बुफान, पहले अंदर चलो। वहां खड़ी एक औरत टॉम टॉम से पूछती है, टॉम टॉम, क्या यह जो बुफान है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? टॉम टॉम की जन्मदिन पार्टी में आए लोगों में से एक लियन लिली कहती है, आज तुम्हारी जन्मदिन पार्टी है, लेकिन उसके कपड़े भी जर्जर। टॉम की चचेरी बहन झंग क्याओयू मुंह पर हाथ रख कर कहती है, बेचारा लड़का, शायद ये कपड़े उसके लिए फिट थे। बुफान सुनता है और कुछ नहीं बोलता है। बुफान के सामने लेयान आकर खड़ा होता है, कहता है, कुछ दिन पहले तुम जियांग वाइंग के साथ बात कर सकते थे, केवल सुश्री युए के साथ अपने संबंधों पर भरोसा करते हुए। यकीन है कि पर्याप्त। तुम एक प्लेबॉय के रूप में केवल प्रयत्न कर रहे हो। टॉम बुफान के आगे आकर कहती है, आपको भाई बुफान से ऐसा नहीं कहना चाहिए। टॉम की चचेरी बहन कहती है, टॉम टॉम, वह सिर्फ एक लॉन्ग जी युए का खिलौना है, उसके जैसा कोई कैसे आपके अनुरूप हो सकता है। ले यान कहता है, जो बुफान का सरनेम भी झो है। मैंने सुना है कि कुछ दिनों पहले जो नाम के एक व्यक्ति ने जिचन की भूमिगत सेना को साफ कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपराधी था। हाँ, ऐसा होना असंभव है। वह मिस्टर जो के जूतों से भी मेल नहीं खाता। लिली कहती है, जो बुफान केवल एक निकम्मा आदमी है। जिसकी मैं सबसे अधिक प्रशंसा करती हूँ वह मिस्टर जो जैसा आदमी है। कुछ का कहना है कि वह जिचन को नियंत्रित करने के लिए एक प्रवक्ता के रूप में चू तियान का समर्थन करता है और पूरे जिनलिंग में हंगामा हो रहा है। टॉम की चचेरी बहन कहती है, सच। टॉम टॉन्ग यही एकमात्र आदमी है जिसे हम चाह सकते हैं। बुफान सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना प्रसिद्ध हो सकता हूँ। और कोई वहां आकर कहता है, ले यान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहां दो आदमी थे, एक ले के पिता और दूसरा लिली के पिता। ले के पिता कहते हैं, वांग परिवार की तीसरी बेटी भी यहाँ है। लिली के पिता कहते हैं, आप और मैंने इसे देखने की उम्मीद नहीं की थी। लिली, आओ, वांग परिवार के साथ मिलने का यह एक अच्छा अवसर है। ले कहता है, हम सहपाठी टॉम टॉम के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वह रसिद जो मास्टर है? लिली कहती है, ले यान, मूर्ख मत बनो, निकम्मे की तुलना मिस्टर जो से नहीं की जा सकती है। लिली के पिता बुफान को देखकर डर जाते हैं, कहते हैं, तुम हो। ले के पिता भी डर के कहते हैं, जो बुफान। बुफान कहता है, तुम लोग कौन हो, क्या हम पहले मिले हैं? वह दोनों बुफान के सामने झुककर अभिवादन करते हैं। लिली के पिता कहते हैं, मिस्टर जो, शायद आप भूल गए। हमने पहले तियान ये के भोज में आपकी ताकत देखी है और आपने लाओ बिये को हरा दिया है। ले के पिता कहते हैं, यह सही है। हाँ, श्रीमान जो उस दिन अद्भुत था, मैं अभी भी इसे अपने दिमाग में याद करता हूँ। लिली अचंभित होकर कहती है, वह वास्तव में मास्टर जो है? ले भी अचंभित होकर कहता है, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? टॉम की चचेरी बहन चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है, कहती है, यह खत्म हो गया है, तो वह वास्तव में मास्टर जो है, मैं मर जाऊंगी। टॉम थोड़ी शर्माते हुए सोचती है, हाँ, मुझे पता है कि भाई बुफान सबसे अच्छा है। बुफान कहता है, मैं यहाँ सिर्फ जन्मदिन पार्टी में आया हूँ, इसलिए कुछ मत कहो। वह दोनों कहते हैं, ठीक है, यह ठीक है, हम समझते हैं। ले के पिता ले को कहते हैं, ले यान, सिर्फ घूरो मत, जल्दी आओ, मिस्टर जो से मिलो, यह एक दुर्लभ अवसर है। लिली के पिता कहते हैं, लिली, तुम भी यहाँ आओ, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम वास्तव में मास्टर जो की प्रशंसा करते हो? लिली और ले दोनों शर्मसार होकर देखते रहते हैं। वह दोनों आकर बुफान के सामने आकर सर झुकाकर अभिवादन करते हैं, कहते हैं, अभिवादन मास्टर जो। बुफान उनको अनदेखा करके आगे जाते हुए कहता है, रहने भी दो।
बुफान टॉम टॉम का हाथ पकड़ते हुए आगे जाता है और कहता है, आप कहते हैं मैं सिर्फ बकवास हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों से सम्मान नहीं चाहिए। दोनों के पिता यह सुनकर सोचते हैं, सब खत्म हो गया, हम मर जाएंगे। और गुस्सा होकर बच्चों को कहते हैं, धिक्कार है, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीमान जो का अपमान करने की? क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? मैं तुम्हें पीटना चाहता हूँ। ले और लीली डर कर कहते हैं, हम नहीं जानते कि वह दोनों उन दोनों को पीटते हैं, कहते हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा, दृष्ट, तुम हमेशा मुझे परेशानी में डालते हो। लीली रोते हुई कहती है, पिताजी, मैं दोषी हूँ, मुझे फिर से मत मारो। ले कहता है, हे भगवान, मैं इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बुफान और टॉम हाथ पकड़कर वहां से जा रहे होते हैं। बुफान उनको पीटते हुए देखकर सोचता है, इन्हें मार खाना ही था। पार्टी में आए लोगों में से एक कहता है, हे, क्या आप कुछ दिनों पहले नीलामी में जेड पेंडेंट के बारे में भी जानते थे? दूसरा कहता है, तुम्हें पता है, जेड पेंडेंट 60 मिलियन युआन में बिका था। एक औरत कहती है, यह अफवाह है कि जेड पेंडेंट एक जादुई हथियार है जो एक गोली को रोक सकता है। एक आदमी कहता है, मुझे नहीं पता कि इसे किस मास्टर ने बनाया है। टॉम बुफान से कहती है, भाई बुफान, बस यही रुको, मैं अपने माता पिता को तुमसे मिलने आने के लिए बुलाऊंगी। बुफान ठीक है कहता है। वहां रखी खाने की चीजें देखकर सोचता है, टॉम अभी भी मुझ पर ध्यान दे रही है। बुफान वहां बैठकर खाना खाने लगता है। कोई बाहर से दरवाजे पर लात मार कर खोलता है। वह वंगजी ही होता है। उसके हाथ में फूलों का गुच्छा होता है। वह चिल्लाता है, जो बुफान, नाम किसका है? बुफान मुड़कर उसके तरफ देखकर सोचता है, मुझे कौन ढूंढ रहा है? वंगजी को देखकर पार्टी में आया एक आदमी कहता है, वंगजी ही? क्या उसने लगभग किसी को मार डाला और छिपने के लिए भाग नहीं गया? वह फिर से क्यों वापस आ गया है? दूसरा कहता है, मैंने सुना है कि वह अपने प्यार टॉम का पीछा कर रहा था। इस बार जो बुफान के साथ प्रेम प्रतियोगिता के कारण उसे वापसी करनी चाहिए। तीसरा कहता है, जो बुफान? क्या वह लॉन्ग GUA द्वारा लाया गया एक प्लेबॉय है? बुफान खड़ा होकर कहता है, मैं बुफान हूँ। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वंगजी पूछता है, क्या तुम जो बुफान है? मैं तुम्हें टॉम से दूर रहने की चेतावनी देता हूँ, या मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। बुफान कहता है, यह निर्भर करता है कि क्या तुम्हारे पास इसे करने की क्षमता है। एक आदमी कहता है, जो बुफान, क्या वास्तव में वंगजी का मजाक उड़ाने का साहस है? दूसरा कहता है, सिर्फ लॉन्ग GUA के साथ उसके रिश्ते के कारण? यह बहुत हास्यास्पद है। एक औरत कहती है, मुझे लगता है कि वह अपने लिए मौत चाहता है। टॉम आवाज देती है, भाई बुफान, मेरे माता पिता पहले से ही यहाँ है। वंगजी टॉम के सामने आता है और कहता है, टॉम, मुझे पता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुरंत यहाँ आने के लिए शहर से बाहर आया हूँ। लेकिन टॉम उसको अनदेखा करके बुफान की तरफ बढ़ती है। बुफान के पास जाकर कहती है, भाई बुफान, क्या तुम ठीक हो? बुफान कहता है, मैं ठीक हूँ। वंगजी के सर पर उसने लाए हुए गुलदस्ते में से कुछ हरे पन्ने पड़े होते हैं। उसका मजाक बनाते हुए एक आदमी कहता है, हा, बहुत सुंदर फूलों की सजावट। दूसरा कहता है, इसे हरा होने दो, यह पौधा बनने लायक है। तीसरा कहता है, मैं उस पर जोर से हंसा। वंगजी गुस्से से कहता है, जो बुफान, मुझे लगा कि तुम मौत की तलाश कर रहे हो। टॉम बुफान के सामने आते हुए कहती है, वंगजी, तुम भाई बुफान पर क्यों चिल्ला रहे हो? टॉम के माता पिता वहां आते हैं। पिता कहते हैं, वंगजी तुम शांत हो जाओ। माताजी कहती है, आज टॉम की जन्मदिन की पार्टी है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ हर कोई खुश है। वंगजी कुछ याद करते हुए खुश होकर कहता है, अरे हाँ, क्योंकि यह एक जन्मदिन की पार्टी है। जो बुफान, क्या आपने मिस टॉम के लिए एक उपहार तैयार किया है? और सोचता है, जो बुफान बहुत गरीब है, निश्चित रूप से उसके पास उपहार खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। फिर टॉम इससे नफरत करती है और मैं टॉम का दिल वापस पा सकता हूँ। बुफान कहता है, बेशक मैंने तैयारी कर ली है। टॉम कहती है, भाई बुफान, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे जन्मदिन की पार्टी में आए। मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास उपहार है या नहीं।
और सोचती है वंगजी की पृष्ठभूमि अच्छी है, भाई बुफान शायद उसे हरा न पाए। वंगजी कहता है सरफू, मेरे द्वारा तैयार किया गया उपहार लाओ। उसका आदमी कहता है हाँ। एक बॉक्स लाकर उसको देता है। वह बॉक्स खोलकर वंगजी कहता है अब टोंग टोंग, यह एक उपहार है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। बॉक्स में से बहुत प्रकाश आ रहा होता है। सब लोग वह देखकर पार्टी में आए लोगों में से एक लड़की कहती है हाँ, वह हार कम से कम 1 मिलियन युआन का है। दूसरी कहती है वंगजी ये बहुत दयालु है। एक लड़का कहता है अगर मैं जो बुफान होता तो मैं उपहार नहीं दिखाता, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। यह सब सुनकर वंगजी खुश होता है, कहता है जो बुफान, तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा कहाँ है? मुझे यह मत बताओ कि तुम्हारा तोहफा केवल कुछ 1000 युआन का है। बुफान हंसता है हा हा, और सोचता है क्योंकि तुम खुद को शर्मिंदा करना चाहते हैं तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। बुफान अपने खीसे में से एक बॉक्स निकालकर टॉम टॉम के सामने करता है और कहता है टॉम टॉम, यह मेरा जन्मदिन का उपहार है, मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। टॉम टॉम वह बॉक्स अपने हाथ में लेती है और कहती है धन्यवाद भाई बुफान, मुझे परवाह नहीं है कि आप किस प्रकार के उपहार लाए हैं, टॉम टॉम वास्तव में इसे पसंद करूंगी। वंगजी सोचता है धत तेरी की, और कहता है तुमने क्या उपहार दिया? जल्दी से खोलो, मैं इसे देखना चाहता हूँ। टॉम टॉम घबरा के कहती है यह। बुफान कहता है यह ठीक है टॉम टॉम, इसे खोलो। वहां का एक लड़का कहता है जो बुफान वास्तव में बोलने की हिम्मत करता है, इतना अहंकारी। दूसरा कहता है वह खुद पर शर्मिंदा होने से नहीं डरता। तीसरा कहता है आइए देखें कि वह खुद को कैसे अपमानित करता है। वंगजी सोचता है जो बुफान, मैं तुम्हें जल्द ही बुली करूंगा। टॉम टॉम डरते हुए वह बॉक्स खोलती है। वह बॉक्स खुलते ही उसमें से बहुत सारा प्रकाश फैलता है, जेड चमकता है। वंगजी कहता है हाँ हाँ जो बुफान, आपका फटा हुआ जेड पीस जिसकी कीमत केवल कुछ 100 युआन है, मुझे उन्हें वापस देने में शर्म आ रही है। टॉम के पिता अचंभित होकर खड़े होते हैं, कहते हैं 1 मिनट रुकिए, यह जेड का यह टुकड़ा नीलामी के समान कैसे है? बुफान कहता है ये सच है, इस पत्थर जैसे कि नीलामी में था बिल्कुल वैसा ही जेड है। टॉम के पिता कहते हैं ये कैसे मुमकिन है? एक लड़का कहता है क्या यह जेड भी एक जादुई हथियार है? दूसरा कहता है सच है, और इसकी कीमत 60 मिलियन युआन है। तीसरा कहता है वंगजी का उपहार वास्तव में अब बहुत मूल्यवान नहीं है। वंगजी कहता है जेड का यह टुकड़ा नकली होना चाहिए, तुम जैसे निकम्मे के पास ऐसा खजाना कैसे हो सकता है? टॉम टॉम कहती है वंगजी ये भाई बुफान से ऐसा मत कहो। बुफान कहता है यह वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता जो अब भेड़ की विशालता को नहीं देखता है। वंगजी गुस्से में दांत पिसते हुए कहता है जो बुफान। अपने खीसे में से एक चाकू निकालता है और उस जेड पे मार हुए कहता है देखो, मैं इस नकली जेड को काट कर तुम्हें शर्मिंदा करने जा रहा हूँ। टॉम टॉम कहती है आह, यह मत करो। टॉम की माताजी कहती है टॉम टॉम सावधान। पिताजी कहते हैं वंगजी क्या तुम पागल हो? वह चाकू जेड को जाके धड़कता है, चाकू पर चीरे पड़ जाते हैं और उस जेड से बहुत सारी पावर निकलती है। वह पावर वंगजी को दूर धकेलती है। यह देखकर वंगजी कहता है हो, यह कैसे संभव है? बुफान कहता है तुमने ही मांगा। वंगजी दूर जमीन पर पड़े हुए सोचता है एकदम हरा, रंग हरा है। टॉम टॉम कहती है हाँ हाँ, आप इसके लायक है। बुफान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है भाई बुफान, चलो केक खाते हैं। बुफान कहता है ठीक है। उन दोनों को देखते हुए एक लड़की कहती है उसकी पृष्ठभूमि क्या है? वह अद्भुत था। एक लड़का कहता है जो बुफान, वास्तव में आश्चर्यजनक उपहार के रूप में दिए गए जेड की कीमत 60 मिलियन से अधिक। वंगजी बहुत चिढ़ा हुआ होता है, बुफान पर बहुत गुस्सा होता है और सोचता है जो बुफान, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। पार्टी से निकलने के बाद बुफान पेट पे हाथ फेरते हुए डकार देता है। रास्ते पे चलते हुए सोचता है दिन में ज्यादा खाना खाया है,
बस अब इत्मीनान से टहल लो तो पाचन के लिए अच्छा है। उसको कुछ गलत लगता है। मोटर बाइक पे कुछ लोग आ रहे होते हैं। बुफान के सामने तेज रफ्तार से 2 मोटर बाइक से 2 लोग उसको टक्कर मारने आ रहे होते हैं। बुफान कहता है, मेरी ओर आ रहे हैं। बुफान जंप मारने के लिए तैयार होता है। उसके नीचे की जमीन फटने लगती है और वह हवा में उड़ जाता है। वह मोटर बाइक वाला बैलेंस खोकर एक खंबे से टकराता है। कहता है, नहीं, धत तेरे की। दोनों मोटर बाइक टकरा के हवा में उड़ते हैं। बुफान कहता है, अरे 2 बेवकूफ। वंगजी और एक मोटर बाइक वाले के साथ वहां आता है। कहता है, जो बुफान, तुम लंबे समय तक खुद पर गर्व नहीं कर पाओगे। वहां मोटर बाइक वाली पूरी गैंग आती है। वंगजी कहता है, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। बुफान कहता है, वंगजी, मैं तुमसे दुश्मनी रखना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम वास्तव में मुझसे दुश्मनी रखना चाहते हैं? वंगजी कहता है, क्या अब तुम टॉन टॉन के बिना बेकार नहीं है? जब तुम बाहर आते हैं तो क्या अब तुम डरते हैं? मोटर बाइक गैंग में से एक कहता है, वह जोर से चिल्लाया, तुम्हें भागने नहीं देना चाहिए। भाई वंगजी को धमकाने के लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। दूसरा कहता है, वह लड़की जिसे भाई वंगजी भी पसंद करते हैं, जो उससे संपर्क करती है, हम अनुमान लगाते हैं कि वह आदमी खुद को फांसी पर लटका कर मर गया। तुम जीवन से थक गए हो। तीसरा कहता है, जल्दी करो और झुक जाओ, शायद तुम बच सकते हो। बुफान कहता है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि मुझे फिर से उकसाओ मत। अगर तुम उकसाते हो तो स्वर्ग और पृथ्वी में कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। वंगजी कहता है, बकवास बंद करो। मेरी लड़की को लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे जल्दी खत्म करो। वह सब उतरकर बुफान की तरफ मारने के लिए बढ़ते हैं। एक कहता है, तुम हमारे बॉस की महिला को कैसे लेते हैं? तुम्हें मरना होगा। दूसरा कहता है, सम्मान से मरो। तीसरा कहता है, पैर को 3 भागों में काटे। बुफान अपने मुट्ठी में शक्ति जमा करते हुए कहता है, तुम जिद्दी, और लड़ाई के लिए तैयार होता है। मुट्ठी उनकी तरफ करते हुए कहता है, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। उस मुट्ठी से बहुत सारी पावर निकलकर उन सबको लगती है। वह सब दूर जाकर गिरते हैं, दर्द से करहाते हुए। एक कहता है, आए। दूसरा कहता है, ओह, वह बहुत मजबूत है। तीसरा कहता है, मेरी मदद करो। वंगजी डर कर कहता है, यह कैसे संभव है? वंगजी अचंभित होकर सर पकड़ता है। कहता है, हाँ, बस एक मुक्का। ओ माय, क्या तुम सुपरमैन हो? पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह पीछे देखता है। वह बुफान होता है। बुफान उसको कहता है, मैंने सोचा था कि तुम मुझे पहले खत्म करना चाहते हो। वंगजी डर कर कहता है, जो भाई जो, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। बुफान उसके दोनों पैरों के बीच में लात मारते हुए कहता है, गलतफहमी? वंगजी डर से कांपते हुए हवा में उड़ता है, दर्द से करहाता है। बुफान कहता है, लूजर। हॉस्पिटल में वैंग जीव्यू सोच ने अपनी रुद्राक्ष की माला जप रहे होते हैं और वैंग या विचार में मग्न होकर कुर्सी पर बैठे थे। उनके बॉडीगार्ड उनके पीछे खड़े थे। वहां 2 नर्स आती है। एक दूसरी से कहती है, क्या तुमने सुना? जिनलिंग में वैंग परिवार का तीसरा और चौथा पुत्र दोनों घायल है और उसी शख्स ने किया। दूसरी कहती है, वास्तव में ढीठ, कौन ऐसा करने की हिम्मत करेगा? तभी दरवाजा खुलता है। सब उस तरफ देखते हैं। डॉक्टर अंदर आते हैं। वैंग या डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? वैंग जीव्यू पूछते हैं, क्या वह अभी भी बच्चे पैदा कर सका है? डॉक्टर कहता है, बहुत बुरा। वहां से जाते हुए कहते हैं, बाएं ओर वाले के अपने बिस्तर से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं है, दाईं ओर वाले के लिए उम्मा। वैंग या कहते हैं, डॉक्टर, आप इसे ठीक करने पर पुनर्विचार क्यों नहीं करना चाहते? वह दोनों अंदर जाते हैं। दोनों पेशेंट लेटे हुए होते हैं। दोनों की हालत बहुत खराब होती है। वैंग या कहता है, तीसरे भाई, हमें पिंगर और येर की चोटों का बदला लेना चाहिए। वैंग जीव्यू कहते हैं, चिंता मत करो। जो लोग मेरे परिवार को छूने की हिम्मत करते हैं, उन्हें मरना ही होगा। मैंने पेंग बिंगजी को मुक्त कर दिया है। वैंग या आश्चर्य से कहते हैं, क्या? आगे कहते हैं, क्या तुम हत्यारे राजा को रिहा करोगे? क्या यह बहुत जोखिम भरा नहीं है? वैंग जीव्यू कहते हैं,
किसी विशेषज्ञ से निपटने के लिए भी हम यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। क्या झो बुफान मास्टर नहीं है? मैं देखना चाहता हूँ कि वह कब तक इस हत्यारे राजा के हाथों मारा जाएगा। कुछ दिन बाद वह एक हॉल में बैठे थे। गोल टेबल पर दोनों बैठे थे। टेबल पर बहुत सारा खाना रखा होता है। उनके पीछे 4 लोग खड़े होते हैं। वैन या कहते हैं, तीसरे भाई बिंग्स ये अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? उसे जेल में कोई दिक्कत नहीं है। वैन जीव्यू कहते हैं, बहुत ज्यादा घबराओ मत। जब तक वह जिनलिंग में है, मेरे परिवार को कोई नहीं रोक सकता। एक आदमी हॉल का दरवाजा खोलता है और कहता है, श्री या, वह व्यक्ति पहले से ही यहाँ है। वैन जीव्यू सोचता है, वह आ गया। वैन या सोचता है, अंत में वह आ गया। एक व्यक्ति खांसते हुए अंदर आता है, कहता है, यह धनी परिवार का दूसरा बेटा है। मैं वास्तव में आपकी मदद के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। वह आकर उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है, कहता है, वाह यह कमरा कितना शानदार है। यह डिश बहुत खराब नहीं है। पीछे खड़े आदमियों में से एक कहता है, क्या वह हत्यारा राजा है जिसे झोंगजी पैन बिंग जिए के नाम से जाना जाता है? दूसरा कहता है, अफवाहें थी कि वह लंबे समय तक जिन लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन वह पतला दिखता था, जो रिपोर्ट किया गया था उससे अलग। तीसरा कहता है, वह झो बुफान से कैसे लड़ सकता है? वैंग या चुपके से वैंग जीव्यू से कहते हैं, तीसरे भाई आपको गलत व्यक्ति मिला है। यह पतला बूढ़ा एक हत्यारा राजा की तरह क्यों नहीं दिखता? वैंग जीव्यू कहते हैं, चुप रहो। आगे कहते हैं, श्रीमान पैंग, इस बार मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। जैसे कि हम पहले सहमत हुए थे, आप किसी को मारने में मेरी मदद करेंगे। हत्यारा राजा पैंग कहता है, चिंता मत करो, मैं वास्तव में एक बिंगजिए हूँ जो वादे रखता है और भरोसा करना आसान है। मैं 3 साल तक ऐसा करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन 3 साल बाद आप 1 अरब देंगे। वैंग या परेशान होकर कहते हैं, क्या 1 अरब? हमारी कंपनी 1 वर्ष में केवल 100 मिलियन कमाती है, आप इतना क्यों चाहते हैं? हत्यारा राजा पैंग चाय पीते हुए कहता है, हाँ, मैं वास्तव में बिंगजिए हूँ, अब तक के लंबे समय में केवल एक ही एसएसएस वर्ग के अपराधी। वैंग जीव्यू अपने एक आदमी को बुलाते हैं, अहो हूँ कहता है, मैं समझ गया। हत्यारा राजा पैंग के आगे आकर कहता है, क्या आप एक बूढ़े आदमी हैं? मैं एक मुक्का मार सकता हूँ। एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 1 अरब मांगने की? यह युवा मास्टर अब तुम्हें मार डालेगा। हत्यारा राजा पैंग हंसते हुए कहता है, हाँ, मौत की तलाश में बच्चे, और चाय के कप पर एक उंगली मारता है। वह कप हवा में उड़कर उस आदमी की तरफ जाता है। वह कप उस आदमी के छाती पे लगता है। वो दर्द से कहता है, आ। उसके मुंह से खून निकलता है और वह दीवार पर जाकर लगता है। उस दीवार में दरारें आती है और वह दीवार में धंस जाता है। यह देखकर वैंग या सोचता है, ओह माय, इतना मजबूत। वैंग जीव्यू सोचता है, बेशक वह एक मास्टर है। पीछे खड़े आदमी में से एक कहता है, सिर्फ एक के साथ सिर्फ 1 कप चाय आपको फेंक देती है। वह पूर्व विशेष सेना बल का है। दूसरा कहता है, यह बूढ़ा अद्भुत है। निश्चित रूप से वह हत्यारा राजा है। तीसरा कहता है, हम इसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। वैंग जीव्यू खड़े होकर अभिवादन करते हुए कहते हैं, मास्टर पैंग वास्तव में महान है, बहुत ही असाधारण। मास्टर पैंग की मदद से झो बुफान मर जाएगा। वैंग या कहता है, मास्टर पैंग, मैं तुम्हें पहले 10 मिलियन तक का भुगतान अभी करूंगा। मुझे आशा है कि तुम झो बुफान को तुरंत मार सकते हो। हत्यारा राजा पैंग कहता है, बच्चे चिंता मत करो, मेरा विश्वास करो, मैं मारने में बहुत पेशेवर हूँ। जेल से मेरी रिहाई के साथ झो बुफान एक लाश बन गया है। बुफान जिकिन के घर आता है। घर में दाखिल होकर कहता है, जिकिन, मैं वापस आ गया हूँ। आगे देखता है तो सामने कुछ आदमी सोफे पर बैठे होते हैं। जिकिन बुफान को देखकर थोड़ी परेशान होती है। बुफान सोचता है, जिकिन के पिता चाचा फिर क्यों आ रहे हैं? कुछ बुरा होना चाहिए। जिकिन के पिता खड़े होकर बुफान से कहते हैं, झो बुफान, तुम आ गए हैं, हमें तुमसे कुछ कहना है। बुफान कहता है, ओह, वह क्या है? जिकिन के चाचा टेबल पर हाथ मारते हुए कहते हैं, भाई, तुम और यह छोटा लड़का, तुम्हारे साथ क्या गलत है?
तुमको जिकिन को तुरंत तलाक देना चाहिए। हमें उसके लिए एक बेहतर ससुर मिल गया है। बुफान चौंक के कहता है, तलाकशुदा? और सोचता है, ऐसा लगता है कि जिकिन ने उन्हें हमारे तलाक के बारे में नहीं बताया, इसलिए मुझे इसे छुपाने में उसकी मदद करनी पड़ी। जिकिन के पिता कहते हैं, वास्तव में तलाकशुदा? तुम अब जो परिवार के युवा मास्टर नहीं है, तुम जिकिन परिवार के लिए फिट नहीं है। मैं तुमको अध्ययन करने और लोगों को गुस्सा दिलाने का सुझाव नहीं देता। जिकिन उठ खड़ी होती है और गुस्से से चिल्लाती है, बहुत हुआ। आगे कहती है, आप वही हैं जिसने जो बुफान से मेरी शादी कराई थी, और आप वही हो जिसने मुझे अब उसे तलाक देने को कह रहे हो। आप मुझे क्या समझते हैं? आपके हाथ की कठपुतली? जिकिन के पिता कहते हैं, क्या शर्म की बात है जिकिन। तुम्हारे पिताजी ने उस समय कुछ गलत किया था, और अब मैं आपको दूसरा मौका देने का फैसला करता हूं ताकि आप सबसे अच्छा चुनाव कर सकें। जिकिन के घर वाले बुफान को तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे थे। बुफान उनको कहता है, ओ, एक कुत्ता भौंकना बंद नहीं कर सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा कहते हैं, अंत में यह आपके मतलब के लिए है ना? और सोचता है, क्योंकि जिकिन नहीं चाहती, कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता। जिकिन के पिताजी कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन चाचा कहता है, जो बुफान, तुमको नहीं लगता कि यहाँ लड़ाई हो सकती है? इस बार वैन परिवार के दूसरे बेटे के साथ जिकिन का मिलान किया जाना है। अपने 20 वर्ष के आयु में वह अब एक मेजर है। बस कुछ ही समय की बात है, वह आपको जल्द ही खत्म कर देगा। बुफान कहता है, एक मेजर? अगर तुम चाहो तो मैं एक जनरल हो सकता हूँ। वह बैठे लोगों में से एक कहता है, हाँ, जो बुफान, ज्यादा डिंग मत मारो। दूसरा कहता है, मैंने कभी किसी को ऐसा दिखावा करते नहीं देखा। तीसरा कहता है, मैंने सोचा कि वह पागल है। जिकिन के पिताजी कहते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा करना मुश्किल है। तुम लोग यहाँ आओ, उसे गिरफ्तार करने में मेरी मदद करो। उसे आज तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए। उनके साथ आए 2 लोग बुफान की तरफ बढ़ते हैं, कहते हैं, ठीक है। उसमें से एक कहता है, बच्चे, हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, तुम्हें तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने होंगे। दूसरा कहता है, नहीं तो आज हम तुम्हें मार देंगे। जिकिन कहते हैं, जो बुफान, ध्यान रखें। जिकिन के पिताजी कहते हैं, ये दोनों सैनिक हैं जिन्हें विशेष रूप से श्रीमान वांग द्वारा भेजा गया है। जो बुफान जैसे छोटे अपराधियों से निपटना यह बहुत आसान है। एक कहता है, इस बच्चे को दुखी रहने दो। दूसरा कहता है, आखिरी शिकायत मुझे अभी भी याद है। उसे थोड़ी देर घुटने टेकने दो और अपनी गलती स्वीकार करने दो। हा। बुफान गुस्से में कहता है, आप कुएं के तल में मेंढक की तरह है, न केवल कुएं का अपमान करते हैं आप सभी। और जोर से चिल्लाता है, चले जाओ। उस आवाज की तरंगों से वह दोनों पीछे उड़ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, यह कौन सी शैली है? दूसरा कहता है, इतना मजबूत। दोनों पीछे जाकर जमीन पर पड़ते हैं। उनके मुंह से खून आता है। वहां खड़े सभी लोग अचंभित होते हैं। उनके मुंह से निकलता है, क्या? एक कहता है, हे भगवान, 2 महान योद्धा, जो बुफान के सिर्फ एक शब्द में यह बहुत अद्भुत। दूसरा कहता है, क्या वह प्रसिद्ध शेर की दहाड़ की चीख है? जो बुफान एक मार्शल आर्ट मास्टर निकला, हमें उसे उकसाना नहीं चाहिए। पिता और चाचा की बोलती बंद हो जाती है। चाचा सोचता है, यह बच्चा बहुत बलवान है। पिता सोचता है, यह खत्म हो गया है, मैं इसे मिस्टर वांग को कैसे समझा सकता हूँ। जिकिन कहती है, जो बुफान की क्षमता इतनी मजबूत है, इसलिए तुम इसे मुझसे छुपा रहे हो। बुफान आगे आने हुए पूछता है, क्या यह तुम्हारा वांग परिवार का योद्धा था? और आगे कहता है, 1 महीने के बाद पूरे जिनलिंग को मेरे अधीन होना चाहिए, और 1 साल के भीतर पूरा प्रांत मेरा सम्मान करेगा। जिकिन के पिता डर कर कहते हैं, तुम अहंकारी मत बनो, वांग कुल्लू तुमको जाने नहीं देंगे। चाचा कहता है, यह सच है। जो बुफान, तुम प्रतीक्षा करो। बुफान गुस्से से कहता है, यहाँ से चले जाओ। सब लोग डर कर और अचंभित होकर बुफान की तरफ देख रहे होते हैं। दूसरे ही पल वह सब उन 2 घायलों को कंधे पर उठा के भाग रहे थे। एक कहता है, मदद। दूसरा कहता है, हम मरने जा रहे हैं।
तीसरा कहता है भागो। जिकिन बुफान से कहती है मुझे माफ कर दो बुफान, यह सब मेरी गलती है। मैंने उनसे कहा कि मेरा तलाक हो गया है, इसलिए आपके पैसे आपको परेशानी में नहीं डालेंगे। बुफान जिकिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है यह कुछ भी नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ, अगर तुम न चाहो तो भगवान भी तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। जिकिन बुफान के गाल पर हाथ लगाकर कहती है मुझे तुमसे प्यार है। बुफान मन में बहुत हंसते हुए सोचता है क्या अभी मुझे उसका दिल मिला है। तभी दरवाजा खोलकर कोई अंदर आता है। वह लड़की होती है। वह कहती है हेलो, मेरा नाम लियन शिजियान है। परेशान करने के लिए खेद है, क्या यह घर मिस ये जिकिन का है। जिकिन और बुफान उसकी तरफ देखते हैं और जिकिन बुफान को धक्का देते हुए कहती है हाँ ठीक है, मैं जिकिन हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। लियन कहती है आपने मुझे वादा किया था, इसलिए मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। बुफान दूर जाकर गिर गया होता है। वह मन में रोते हुए सोचता है तुम यहाँ गलत समय पर आई हो। जिकिन लियान से कहती है समय पर, और आगे बुफान से कहती है बुफान आज दोपहर मेरा कुछ काम है, इस बार वह यहाँ आई और तुम्हारे लिए खाना बनाया करेगी। बुफान कहता है आह, मेरे लौटने के बाद ही तुम चले जाओगे। बाहर कार आती है। जिकिन कहती है मुझे लेने वाली गाड़ी आ गई है, अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं। बुफान कुछ बोल नहीं पाता है और सोचता है क्या शर्म की बात है, एक बार जब जिकिन के लिए प्यार के बीज प्रकट हुए तो वह चली गई। जिकिन दौड़कर वहां से जाती है। लियान सोचती है इस परिवार में मेजबान और परिचारिका वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहां जिकिन गाड़ी में बैठकर चली जाती है। जिकिन ड्राइवर से कहती है तेजी से गाड़ी चलाओ, प्रस्थान का समय लगभग समाप्त हो गया है। ड्राइवर कहता है हाँ अध्यक्षीय। कार रास्ते से जा रही होती है। उनके सामने एक आदमी आता है। वह हत्यारा राजा पैंग होता है। ड्राइवर चिल्लाता है ओह नहीं, और जोर से ब्रेक दबाता है। कहता है क्या वह बूढ़ा मर गया। वह पैंग गाड़ी के सामने ही खड़ा होता है। जिकिन कहती है जल्दी करो, कार से बाहर निकलो। हत्यारा राजा पैंग हंसता है और कार को हाथ लगाता है। कार पीछे से ऊपर उठ जाती है। जिकिन और ड्राइवर अचंभित होते हैं। जिकिन कहती है उसने केवल एक हाथ से कार रोक दी। ड्राइवर कहता है वाह, क्या वह अभी भी इंसान है। पैंग कार को अपने हाथ से और दबाते हुए कहता है नष्ट हो जाओ। कार हवा में उठती है। उसमें से वह दोनों बाहर आ जाते हैं। कार एक बाजू में जमीन पर आकर पड़ती है। ड्राइवर पागल होकर चिल्लाते हुए वहां से भागता है। वह कहता है एलियन ने पृथ्वी पर आक्रमण किया है, आ कृपया, राक्षस है। बूढ़ा पैंग वहां पड़ा छोटा पत्थर अपनी पैर की उंगली से उसकी तरफ फेंकता है। कहता है मर जा। वह पत्थर ड्राइवर के छाती के आर पार हो जाता है। वह उधर ही गिर जाता है। जिकिन डर कर पसीने पसीने होती है और कहती है वह तुरंत मर गया। जिकिन डर कर वहां बैठी थी। हत्यारा राजा पैंग जिकिन को कहता है हाँ, लोगों के अपहरण और हत्या के मामले में मैं पारंगत हूँ। जियांगहू के लोग मुझे सबसे बड़ा हत्यारा राजा कहते हैं। मैं श्रीमती झो से पूछना चाहता हूँ मेरे लिए एक छोटी सी मदद करने के लिए। जिकिन डरी हुई थी। वह कहती है क्या मदद। हत्यारा राजा पैंग कहता है जो बुफान को मारने में मेरी मदद करो। वहां बुफान अपने ध्यान अवस्था में था। उसके आसपास स्पिरिचुअल पावर घूम रही थी। बुफान सोचता है जल्दी ही मैं जू जिल को खोलने की कोशिश करूंगा। जू जिल एक मार्शल आर्ट की लेवल है। जिकिन का फोन आता है। बुफान फोन उठाता है और सोचता है जिकिन काम पर नहीं है, उसने मुझे क्यों फोन किया। फोन पर कहता है हेलो जिकिन, क्या हाल है। सामने से हत्यारा राजा पैंग कहता है जो बुफान, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी पत्नी मर जाए तो आधे घंटे में चेंग डोंग की एक खाली फैक्ट्री में आ जाइए, मैं आपके आने का इंतजार कर रहा हूँ। फोन कट करता है। बुफान गुस्सा होकर कहता है मेरी पत्नी को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। आगे कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे लिए कोई दया नहीं, और खिड़की से कूद जाता है। बुफान के कमरे का दरवाजा खोलकर लियान कहती है मिस्टर झो, खाना तैयार है। खिड़की की तरफ देख कर कहती है वह कहाँ गया है। वहां चेंग डॉन फैक्ट्री में जिकिन के घर वाले सब जमीन पर बैठे थे। उनके आजू बाजू पैंग के आदमी हाथ में डंडा लेकर खड़े थे। उनमें से एक कहता है
तुम सब चुप रहो। दूसरा कहता है, जो भी बात करने की हिम्मत करेगा उसे हम मार डालेंगे। जिकिन एक कुर्सी पर बैठी थी, उसके हाथ आगे की तरफ बंधे हुए थे, उसके सामने टेबल पर चाय रखी थी, उसके सामने हत्यारा राजा पैंग बैठा था, वह चाय पी रहा होता है और कहता है, श्रीमती झो, इसे आजमाना चाहते हो? यह मेरे जीवन में अब तक का सबसे अच्छा स्वाद है, इसे बर्बाद मत करो। जिकिन कहती है, कहो तुम्हें कितना पैसा चाहिए? जब तक आप हमें जाने देंगे मैं आपको पैसे दे सकती हूँ। हत्यारा राजा पैंग कहता है, हाँ हाँ मैडम, झो को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे कहता है, अभी भी 10 मिनट बाकी है, अगर झो बुफान 1 मिनट लेट हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बुफान वहां आकर कहता है, मेरी पत्नी को मारने की कोशिश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिकिन बुफान की तरफ देखते हुए कहती है, बुफान। जिकिन के घर वाले कहते हैं, झो बुफान। हत्यारा राजा पैंग कहता है, तुम बहुत जल्दी आ गए। बुफान कहता है, कोई भी मेरी पत्नी का अपहरण करने की हिम्मत करता है, चाहे आप कोई भी हो, आपके पीछे कितनी ताकत है, आपके मरने का एक ही रास्ता है। जिकिन के घर वालों में से एक कहता है, झो बुफान, किसका जिक्र कर रहे हैं? ताकि हमारा अपहरण हो जाए। दूसरा कहता है, बूढ़े दादा, आप देख रहे हैं झो बुफान आ गया है, हमें जाने क्यों नहीं देते? तीसरा कहता है, झो बुफान, आप अपनी इच्छा से समस्याओं की खोज में काम करते हैं, हमें शामिल न करें। बुफान कहता है, जिकिन क्या तुम ठीक हो? जिकिन कहती है, मैं वास्तव में ठीक हूँ। आपको सावधान रहना होगा, बूढ़ा एक हाथ से कार को पकड़कर घुमा सकता है। बुफान कहता है, चिंता मत करो। हत्यारा राजा पैंग सर पर हाथ लगाते हुए हंसता है, कहता है, हाँ हाँ, और खड़े होकर आगे कहता है, झो बुफान, तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, अगर तुमको 10 साल और दिए जाते हैं तो शायद तुम मेरी बराबरी करेंगे। लेकिन अफसोस है कि आज मैं तुम्हारी पत्नी के सामने मार डालूंगा। बुफान कहता है, क्या आप सुनिश्चित है कि आप मुझे मार सकते हैं? हत्यारा राजा पैंग और बुफान आमने सामने होते हैं। हत्यारा राजा पैंग कहता है, तुमने चू तियान को लुओ बिये को जिनलिंग के बाहर निकालने में मदद की, इसने कुछ आंतरिक विशेषज्ञता का उपयोग किया होगा, लेकिन यह अभी भी मेरे परम हत्यारे राजा की विशेषज्ञता की तुलना में बहुत कमजोर है। आगे कहता है, 1996 में अफ्रीका में मैं अकेला वहां एक सशस्त्र स्वदेशी जनजाति का वध कर रहा था। 1999 में हांगकांग द्वीप के एक बिजनेसमैन एक्स्यू होंग ने उनका अपहरण कर लिया था और 2003 में दक्षिणी चीन में सोने की लूट, जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था, की भी योजना मैंने बनाई थी। जिकिन के चाचा कहते हैं, मुझे याद रखना, मैं मरने जा रहा हूँ। दूसरा कहता है, हे भगवान, वह अतुलनीय क्रूर हत्यारा है। तीसरा कहता है, यह सब झो बुफान का श्राप के कारण है। बुफान कहता है, बकवास, अपनी उपलब्धियों का दिखावा, मेरी राय में आप सिर्फ एक मूर्ख व्यक्ति हैं, आपको प्री स्कूल में एक बच्चे के साथ लड़ना चाहिए। बुफान अपनी बाहें चढ़ाकर कहता है, लड़ने का दम है तो मुझ पर वार करो, ज्यादा मत बोलो, सीधे यहाँ आओ। हत्यारा राजा पैंग अपने हाथ की मुट्ठी टेबल पर मारते हुए कहता है, तुम कमीने, और अपने आदमियों को कहता है, उस पर हमला करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास किस तरह की विशेषज्ञता है। हत्यारा राजा का एक आदमी कहता है, एक बच्चा जो नहीं जानता है कब मरने और जीने का समय है, सबसे क्रूर हत्यारे राजा का नाम भी नहीं सुना। दूसरा आदमी अपनी बंदूक बुफान के ऊपर तान कर कहता है, मैंने सोचा था कि तुमने दिखाने के लिए कई तरह के मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, लेकिन तुमको क्या अफसोस है, आज तुम्हारे लिए आखिरी दिन है। पहले वाला कहता है, मुझे लगता है कि तुमको बस अपने आप को मार देना चाहिए, अन्यथा तुमको मास्टर पैंग इतने पीटेंगे कि तुम गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। बॉडीगार्ड जिन वहां आता है, वह बुफान को आवाज देता है, मिस्टर बुफान। उसके साथ कुछ लोग आए होते हैं। आगे कहता है, हम आपकी सहायता के लिए यहाँ आए हैं। बुफान कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? बॉडीगार्ड जिन कहता है, मास्टर बुफान, श्रीमान तियान जानते हैं कि वैन वेनहू का पैंग बिन के साथ संबंध है, क्योंकि वैन वेनहू ने पैंग बिन को जेल से रिहा कर दिया है, इसलिए हमने जांच की और उसके ठिकाने की तलाश की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह आपके परिवार और पत्नी का अपहरण कर लेगा। हत्यारा राजा पैंग कहता है, जिन्हू Chu Tian number.
ओह, तुम यहाँ लापरवाही से बात मत करो। और अपना ओरा बाहर निकालता है। बॉडीगार्ड जिन कहता है, पैंग बिंग जी, जेल से आजाद होने के बाद तुम श्रीमती जिकिन और टियान का मजाक बनाते हैं। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ एक सड़क लुटेरे हो और अब यह तुम्हारा अमीर युग नहीं है। हत्यारे राजा पैंग गुस्सा होता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, कहता है, मौत की तलाश में हो। अपने पंजे में स्पिरिचुअल पावर जमा कर पंजे का हमला उस पर करता है, कहता है, मरो। हत्यारा राजा पैंग के आदमियों में से एक कहता है, अद्भुत शक्ति। दूसरा कहता है, उसकी हथेली की तकनीक के साथ जिनलिंग में कुछ ही लोग इसे देख सकते थे। तीसरा कहता है, ऐसा लगता है कि जिन हो आज मर जाएगा। जिन हो कहता है, यह बुरा है। बुफान उसके सामने आकर वह हथेली अपने हाथ से नष्ट कर देता है। जिन सोचता है, मिस्टर बुफान। बुफान अपना ओरा बाहर निकालता है। उससे हत्यारा राजा पैंग को तकलीफ होती है। वह सोचता है, क्या? बुफान उसकी तरफ गुस्से से देखता है। जिन्हो कहता है, आपकी मदद के लिए शुक्रिया मिस्टर बुफान। और सोचता है, अगर वह हथेली तकनीक मुझे लगती तो मैं निश्चित रूप से मर जाता। पैंग बिंग वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। हत्यारा राजा पैंग ताली बजाते हुए कहता है, हाँ, कम उम्र में आंतरिक शक्ति तक पहुंचना वास्तव में अच्छा है। मैं तुम्हें मारने के लिए अनिच्छुक हूँ। कैसे हो अगर तुम मुझे 30 बार प्रणाम करो, फिर अपने हाथ और पैर तोड़ दो और इस हत्यारा राजा से दया की भिख मांगो और कहो मेरा जीवन बख्श दो, कैसे? जिकिन के घरवालों में से एक कहता है, जो बुफान, जल्दी करो और उसे प्रणाम करो, गुरु बनने का नाटक मत करो। दूसरा कहता है, जिकिन, कृपया उसे जल्द से जल्द मना ले, यदि नहीं तो हम उसके द्वारा मारे जाएंगे। जिकिन के पिता कहते हैं, जो बुफान, तुम बकवास हो। अगर तुम मरना चाहते हो तो अकेले मरो, हमें शामिल ना करें। बुफान कहता है, मैं जो बुफान अपने जीवन में कभी भी दंडवत नहीं किया है। मैं कभी भी किसी को दंडवत नहीं करने वाला है, सिवाय अपनी माँ को दंडवत करने के। हत्यारा राजा पैंग कहता है, तुम इतने घमंडी हो तो तुम लोग अब उन्हें जल्दी से मार डालो। हत्यारा राजा पैंग के आदमियों में से एक कहता है, तू तो गया। दूसरा कहता है, आज आप लोगों का आखिरी दिन है। तीसरा कहता है, चलो उसे मार डालो। बुफान को मारने के लिए सब दौड़ पड़े। तभी बुफान कहता है, बाहर आओ। और उसके शरीर से और ओरा बाहर आता है। स्पिरिचुअल पावर उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। मारने आए सब आदमी हवा में उड़कर दूर जाकर गिरते हैं और उनके मुंह से खून आता है। हत्यारा राजा पैंग कहता है, क्या? इतना मजबूत? तुम कितने साल के बच्चे हो? यह कैसे संभव है? बुफान अपने हाथ की एक उंगली पे आग का गोला लिए कहता है, अपनी साधना खोना बहुत आसान है। मैं तुम्हें बचने के लिए 3 सेकंड दूंगा। अगर तुम मेरी शैली से बच सकते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? बुफान हत्यारा राजा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, 1। बुफान की पावर देखकर हत्यारा राजा पैंग बहुत डरा हुआ होता है। वह वहां से भागते हुए सोचता है, भाग जाओ, उससे दूर भागना होगा या मैं मर जाऊंगा। धिक्कार है कुत्ते वैंग परिवार, आप वास्तव में ऐसे देवता को भड़काना चाहते थे। बुफान कहता है, 2। हत्यारा राजा पैंग सोचता है, मैं विदेश जाऊंगा, रिटायर होने के लिए जगह ढूंढूंगा और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगा। बुफान कहता है, 3। हत्यारा राजा पैंग खिड़की के पास आया था और सोचता है, हा, उससे दूर हो गया, मुझे अभी भी बचाया जा सकता है। तभी उसके छाती पे हरे रंग की स्पिरिचुअल पावर आकर आर पार हो जाती है। हत्यारा राजा पैंग आश्चर्य से कहता है, वाह। उसके मुंह से खून निकलता है। बुफान वह सब देख रहा होता है, कहता है, जिसे मैं मारना चाहता हूँ वह मुझसे बच नहीं सकता। वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, आह, वह मरा। जो बुफान ने उसे मारने में भी संकोच नहीं किया। चाचा कहता है, चुप रहो। जो बुफान की हत्या की प्रकृति से सावधान रहें, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। यह खत्म हो गया है। जो बुफान बहुत मजबूत निकला, हमने उसे मरने के लिए कहा। जिन्हों सोचा है, मास्टर बुफान ने सिर्फ एक उंगली से पैंग बिन को मार डाला, क्या वह भगवान है? जिकिन सोचती है, बुफान तुम बहुत मजबूत हो। बुफान जिकिन के पास आकर कहता है, जिकिन चलो यहाँ से निकलते हैं। वह आगे जा रहे होते हैं, तभी जिकिन के घर वालों की तरफ उंगली कर बुफान से कहता है, मास्टर बुफान, वहाँ के लोगों के बारे में क्या? बुफान कहता है, ये बेशर्म लोग।
वह सब बहुत डर जाते हैं। उनमें से एक कहता है, बॉस बुफान, अतीत में हम कुत्ते हमेशा तुम्हें नीची नजर से देखते थे और अब तुम एक बड़े व्यक्ति हो और शक्तिशाली लोगों का समर्थन प्राप्त करते हो। जिकिन को हमारे परिवार के रूप में देखो, हमें जाने दो। दूसरा कहता है, हम मानते हैं कि हम कमीने हैं, हम इंसान नहीं हैं। तीसरा कहता है, बॉस बुफान, हमें फालतू का पाद बनने दो, हमारे आज भी जिकिन से खून का रिश्ता है, क्या तुम हमें नहीं मारते? बुफान उनसे कहता है, कंपनी के सभी शेयर जिकिन को दे दे, उसे खुद इसे संभालने दे। अगर कोई लड़ने की हिम्मत करता है तो आप परिणाम जानते हैं। एक कहता है, आपकी दया के लिए जू बुफान का धन्यवाद बॉस। दूसरा कहता है, बॉस जो, चिंता मत करो, जिकिन का शब्द एक फरमान होगा, वह हम वास्तव में मानेंगे। तीसरा कहता है, ठीक है ठीक है, हमने कंपनी का स्टॉक जिकिन को लौटा देते हैं। बुफान जिकिन को पास लेके कहता है, प्रिय चलो चले। एक कहता है, अगर मुझे पता होता कि जो बुफान बहुत मजबूत है तो मैं उसका पैर चाटता। दूसरा कहता है, यहाँ तक कि मास्टर चू तियान की ओर से नंबर 1 योद्धा जिन्होंने उसकी सेवा की थी और जो बुफान के पीछे की शक्ति महान है। तीसरा कहता है, कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब हम इसे कम करने के लिए केवल पछता सकते हैं। वहाँ वैन का पारिवारिक निवास में 2 लोग सोफे पर बैठे थे। उसमें से एक वांग या कहता है, तीसरे भाई, क्या पैंग बिंग क्रूर हत्यारा राजा नहीं है? इतने लंबे समय तक क्यों, अब तक कुछ नहीं हुआ? वांग जिवु कहता है, घबराए नहीं, बुफान क्योंकि जिले में सिर्फ एक छात्र है, क्या यह संभावता किस्मत को घुमा नहीं सकता है? श्रीमान पैंग बिंग की ताकत महान है, कोई भी उसको हरा नहीं सकता। एक आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए कहता है, मिस्टर वू, यह बुरा है, एक बुरी खबर है, श्रीमान पैंग को जो बुफान ने मार डाला। वांग या चौक के कहता है, क्या? वांग जिवु भी आश्चर्य से कहता है, यह मुमकिन नहीं है। सब खड़े हो जाते हैं। अंदर आया आदमी आगे कहता है, इतना ही नहीं, श्रीमान पैंग तो मारा गया और हमने जिन अपराधियों को उनके पास भेजा था वह सारे मर चुके हैं, यह सिर्फ एक ही हमले में हो गया। वांग या पसीने पसीने होकर अपना सर पकड़ लेता है, कहता है, यह खत्म हो गया है, यह ऐसा है जैसे दीवार पर सर पटकना। अगर जो बुफान को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो वह वास्तव में 10 साल के भीतर जिनलिंग में हमारे वांग परिवार को नष्ट कर देगा। वांग जिवु कहता है, यहाँ मेरी मदद करो, कार को तुरंत तैयार करो, हम लाओकी को खोजने जाएंगे। जिनलिंग क्षेत्र में ऐसे मजबूत लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वह कार से लॉन्गहू मार्शल आर्ट कॉलेज आते हैं। वांग या कहता है, उनका कहना है कि जो जिनलिंग से लौटते ही यहाँ आ गया, ऐसा लगता है कि वह लंबे समय से चली आ रही मार्शल आर्ट कॉलेज से निकाले जाने का बदला लेना चाहता है। वांग जिवु कहता है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। वह लोग और कॉलेज के लोग आमने सामने खड़े होते हैं। चिन मिन कहती है, डुआन शन है, तुम्हारी यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमको डर नहीं लगता कि जो बुफान तुमको मार डालेगा? डुआन कहता है, बहन वे, आखिर तुम मुझे पहले पसंद करती थी, अब तुम एक बड़ी आग की तरह क्यों हो? इसके अलावा लाओ की मास्टर आज यहाँ है, भले ही वह जो बुफान ही क्यों न हो, वह मौत से नहीं बचेंगे। चिन मिन कहती है, तुम? उसके दादाजी कहते हैं, भाई बरसों से नहीं मिले हम, न जाने आज क्यों लौट आए। लाओ मास्टर कहते हैं, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि मास्टर ने उन्हें मास्टर डिग्री क्यों दी। वह दोनों मास्टर आमने सामने खड़े थे। लाओ मास्टर आगे कहते हैं, मेरा हुनर तुमसे ऊंचा है, मेरी मार्शल आर्ट मास्टर से अच्छी है, भले ही उस शख्स को मास्टर कहा जाए, फिर भी वह मुझसे मेल नहीं खाता। चिन मिन के दादाजी कहते हैं, आप खून की मुट्ठियों की तकनीक ठीक करने के लिए हुआ करते थे, भिखारियों को मौत के घाट उतारते थे, लेकिन जब कोई दिल की तकनीक सही नहीं थी तो यह केवल मार्शल आर्ट कॉलेज को शर्मिंदा करेगा। लाओ मास्टर हंसता है, हा हा हा, अपनी हथेली घुमाकर पावर जमा करता है और पेड़ पर रखता है, कहता है, फिर मुझे तुम्हारी महानता देखने दो, एक चतुर व्यक्ति कैसे लॉन्गहू मार्शल आर्ट कॉलेज की गरिमा को बनाए रख सकता है। लाओ मास्टर के हाथों में से बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। वह खड़े छात्रों में से एक कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? उस आकर के एक ल्यूशु के पेड़ का वजन कम से कम कुछ टन होता है और यह केवल एक हाथ से पकड़ता है। दूसरा कहता है, यह लुशेन झिशेन फूल भिक्षुओं से भी मजबूत है। तीसरा कहता है,
क्या वह अभी भी एक मानव के रूप में वर्गीकृत है? लाओ मास्टर, वह पेड़ एक हाथ से उखड़कर कहता है, मास्टर इसे पकड़ने की कोशिश करो। और वह पेड़ उस मास्टर की तरफ फेंक देता है। चिन मिन के दादाजी अपना ओरा बाहर निकालते हैं और अपने पैर में स्पिरिचुअल पावर जमा करते हैं और तैयार होते हैं, कहते हैं, नौवाक विभाग कवच। पेड़ उनसे टकराता है, वहां विस्फोट होता है, आग ही आग दिखती है। एक छात्र खांसते हुए कहता है, मास्टर कैसे हैं? दूसरा कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या मास्टर इस तरह हमले को रोक सकते हैं। तीसरा कहता है, मास्टर वह निश्चित रूप से जीवित रह सकता है। लेकिन दादाजी बेसुध होकर जमीन पर गिर जाते हैं। चिन मिन डर कर कुछ नहीं बोल पाती, अपने आप को संभालने के बाद कहती है, पिताजी। उनकी तरफ जाकर उनको अपने गोदी में लेते हुए और रोते हुए कहती है, पिताजी उठो। एक छात्र कहता है, मास्टर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दूसरा कहता है, मास्टर क्या तुम ठीक हो? तीसरा कहता है, कमीने, हरामी, मैं तुम्हें मार दूंगा। उनके मास्टर कहते हैं, मत करो। उनके छाती पर खून लगा हुआ होता है, उस पर हाथ रख कर कहते हैं, तुम उसके लिए कोई मुकाबला नहीं हो, उसे जाने दो। कृपया यह चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस चैनल पर जैसे ही नया वीडियो आएगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगी।